नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सीईटी एग्जाम अपडेट। हरियाणा सीईटी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। हरियाणा एसएससी ने जारी किया नोटिस, जानिए एग्जाम का टाइम और अन्य निर्देश। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा में ग्रुप सी के 26,000 पदों की भर्ती के लिए होने वाली कॉमन पात्रता परीक्षा का नोटिस जारी कर दिया है। सीईटी परीक्षा 5 और 6 नवंबर को 4 शिफ्ट में ली जाएगी। एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी। परीक्षा का संचालन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा किया जाएगा। परीक्षा सुबह और शाम 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के समय की बात करें तो 5/11/2022 यानी शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर 11:45 तक व शाम के सत्र की बात करें तो शाम को 3 बजे से लेकर 4:45 पर यह परीक्षा ली जाएगी। वहीं 6/11/2022 यानी रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 11:45 और शाम के सत्र को 3 बजे से लेकर 4:45 पर यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो सुबह के सत्र के लिए 8:30 बजे व शाम के सत्र के लिए दोपहर 1:30 बजे का निर्धारित समय किया गया है। परीक्षा का समय 1 घंटा 45 मिनट रहेगा, जिसमें 5वां विकल्प भरने के लिए 5 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में ऑफलाइन होगी। परीक्षार्थियों के आधार कार्ड के आधार पर चेहरे की पहचान की जाएगी। अमित शाह ने हरियाणा को सौंपा पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट। 6,600 करोड़ से अधिक लागत के परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। अमित शाह ने लगभग 5,618 करोड़ रुपए की लागत की हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास, सोनीपत जिला में बड़ी में बने 590 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच नवीनीकरण का कारखाने का उद्घाटन किया। उन्होंने 315 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से रोहतक में बने देश के पहले सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण किया तथा भौंडसी में 106 करोड़ रुपए की लागत के हरियाणा पुलिस आवास परिसर का उद्घाटन किया। पुलिस आवासीय परिसर में 576 पुलिस परिवार रह सकेंगे। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरियाणा की जनता को दिवाली का तोहफा है। इससे पहले भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने फूलमाला तथा शॉल भेंट कर अमित शाह का अभिनंदन किया। फरीदाबाद में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। हुड्डा की सरकार में दरबारी, दामाद और डीलर थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा मैदान में उत्थान रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अमित शाह ने सीएम खट्टर को सरकार के 8 साल पूरे करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने 8 साल में हरियाणा को बदलने का काम किया है। मनोहर लाल के रूप में आजादी के बहुत समय बाद पूरे हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला। उन्होंने कहा कि पहले या तो मुख्यमंत्री सिरसा या फिर रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। हमारा मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा 8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए। एक सरकार बनती थी तो दूसरा भ्रष्टाचार होता था और दूसरी बनती थी तो गुंडागर्दी होती थी। लेकिन मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने न तो भ्रष्टाचार होने दिया और न ही गुंडागर्दी। हुड्डा जी की 3D सरकार थी जिसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर थे। मोदी और मनोहर की जोड़ी ने हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम किया है। एडमिशन का एक और अवसर। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक व इंटीग्रेटेड कार्यक्रमों के लिए ओपन काउंसलिंग 31 अक्टूबर को। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जारी दाखिले की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर व इंटीग्रेटेड कार्यक्रमों में रिक्त सीटों के लिए ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने आवेदकों का दाखिले के लिए स्वागत करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि स्नातक व इंटीग्रेटेड कार्यक्रमों में दाखिले के लिए 31 अक्टूबर को तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले के लिए 3 नवंबर को ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ओपन काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों को दिए गए शेड्यूल के अनुसार विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग में उपस्थित होना अनिवार्य है। हरियाणा में अब कुत्ते पालने के लिए शर्तें जारी, लेना होगा लाइसेंस। हरियाणा सरकार ने कुत्ते पालकों को मामूली सा झटका दिया है। राज्य के लोग घर में कई नहीं बल्कि एक ही कुत्ता पाल सकेंगे। उसका पंजीकरण और लाइसेंस लेना होगा। सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को घुमाने या फिर बाहर ले जाने की स्थिति में उसके मुंह पर कवर लगाना होगा ताकि किसी को काट नहीं सके। सरकार के फरमान के बाद लोगों को कुत्ते पालने के लिए सरल पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी पंजीकरण कर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सरकार की ओर से घर के बाहर कुत्तों को टहलाने के लिए भी एडवाइजरी जारी का पालन करना होगा। कुत्तों को पालने के लिए यदि कोई व्यक्ति नियमों को नहीं मानता तो उसे जेल भी काटनी पड़ सकती है। सरकार के सख्त नियमों के तहत नियम को नहीं मानने वाले व्यक्ति पर 5,000 रुपए जुर्माना और कैद का प्रावधान रखने जा रही है। नए नियमों के तहत घर में एक ही कुत्ता पाल सकते हैं। हरियाणा में रोजाना ही कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी को देखते हुए ये नियम बना रहे हैं।
हरियाणा के फरीदाबाद शहर को 28 अक्टूबर यानी आज मिलेगी नए बस स्टैंड की सौगात, बेसमेंट पार्किंग सहित कई सुविधाएं। हरियाणा के परिवहन विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 28 अक्टूबर को एनआईटी फरीदाबाद बस अड्डे को जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एनआईटी स्थित बस स्टैंड निजी भागीदारी से बनाया गया है। इस बस अड्डे के निर्माण कार्य पर लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह बस स्टैंड अत्यधिक आधुनिक व सभी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित है। इस बस स्टैंड में 17 बस काउंटर है, जहां से दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब प्रदेशों के यात्रियों को बस सुविधा उपलब्ध होगी। बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने के लिए वातानुकूलित गैलरी बनाई गई है। इसमें आरामदायक कुर्सियों का प्रावधान किया गया है, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक शौचालय, पीने के लिए आरओ का शीतल जल, सामान रखने के लिए क्लॉक रूम तथा जलपान आदि सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और संपूर्ण बस स्टैंड सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। बस अड्डे के नीचे वाहनों के पार्किंग के लिए बेसमेंट में 1000 गाड़ियों को खड़ी करने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या और राजस्थान के खाटू श्याम को रोहतक जंक्शन से जोड़ने को लेकर सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने की रेल मंत्री से मुलाकात। रोहतक व झज्जर को अयोध्या व खाटू श्याम तक जोड़ने के लिए सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और कई अन्य प्रोजेक्ट्स की मांग रखी। साथ ही सांसद ने देश के पहले रेलवे ट्रैक के सौगात व अन्य कॉरिडोर को मंजूरी देने पर भी आभार जताया। सांसद ने बताया कि प्रदेश को रेलवे मंत्रालय ने कई नई ट्रेनों के परिचालन व ठहराव की सौगात दी है। इसके लिए सांसद ने मुख्यमंत्री का भी आभार जताया। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कर सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सांसद ने रोहतक व झज्जर को अयोध्या व खाटू श्याम तक रेलवे से जोड़ने की भी मांग रखी। वहीं डॉक्टर सांसद अरविंद शर्मा ने बताया कि रेल मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। 1 नवंबर से राशन कार्ड धारकों को गेहूं के साथ मिलेगा बाजरा। हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जारी की जानकारी। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकारी अन्य योजना के तहत राशन ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी अहम होने वाली है। मौसम में बदलाव के साथ ही हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से ग्राहकों के राशन में भी बदलाव किया गया है। सर्दियों के मौसम की अब शुरुआत हो चुकी है। अब उपभोक्ताओं को गेहूं के साथ साथ बाजरे का भी वितरण किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा जिला पूर्ति अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। 1 नवंबर से सभी कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से बाजरे का वितरण किया जाएगा। सरकार की तरफ से गुलाबी राशन कार्ड धारकों को 18 किलो गेहूं और 17 किलो बाजरा दिया जाएगा। इसके अलावा पीले और खाकी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2.5 किलो गेहूं, 2.5 किलो बाजरे का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्ड धारकों को अलग से फ्री में राशन दिया जाएगा। 8 नवंबर को लगने जा रहा है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। इन राशि के जातकों की बढ़ेंगी मुश्किलें। 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। इस चंद्र ग्रहण की वजह से लोगों के मन में काफी चिंता बढ़ गई है। बता दें कि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण लगा था। उसके महज 15 दिन के बाद ही दूसरा ग्रहण लगने वाला है। इस बारे में बड़े बड़े ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि 15 दिनों के अंदर ही 2 ग्रहण लगना किसी बड़ी अशुभ घटना का संकेत है। इसी वजह से लोगों के मन में अब तरह तरह की आशंकाओं ने घर कर लिया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण से सभी राशियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण के बाद आने वाला 1 महीना काफी महत्वपूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण से 3 राशि के जातकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 8 नवंबर 2022 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, जो मिथुन, कर्क व वृश्चिक आदि राशियों के लिए तो लाभकारी साबित होगा। वहीं मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए हानि के योग लेकर आ रहा है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 5:35 से होगी। ग्रहण का मध्यकाल 6:19 तो वहीं मोक्ष काल 7:26 होगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत समेत दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। मोदी सरकार की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। 11 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे किसान। केंद्र की मोदी सरकार के लिए किसान फिर से मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के करीब 30 किसान संगठनों के दिग्गज नेता इकट्ठा हुए। इस मौके पर किसान नेता लखविंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में मोदी सरकार के अधूरे वादों को लेकर रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जो वादे किए थे उनको अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते किसानों में रोष बढ़ता ही जा रहा है। लखविंदर सिंह सिरसा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों लेकर समन भेजे जा रहे हैं, जबकि सरकार ने उन मुकदमों को खारिज करने का वादा किया था। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर केंद्र सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लखीमपुर हिंसा में शहीद किसानों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। किसान नेता लखविंदर सिंह सिरसा ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान हमारे बहुत से विदेशी एनआरआई ने मदद की थी, लेकिन सरकार ने उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। इस बात को लेकर किसानों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ने अपने वादों को
पूरा नहीं किया तो हम दिल्ली में पैदल मार्च निकालने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की तो इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। किसान दिल्ली आने के रास्ते भूले नहीं है, बस एक संदेश की आवश्यकता है और फिर पहले की तरह ही किसानों का जमावड़ा दिल्ली की सीमाओं पर होगा। ऐसे में हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वो किसान आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में अपनी गंभीरता दिखाएं। डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल पर महिला आयोग अध्यक्ष ने साधा निशाना, सीएम खट्टर से पूछे 5 सवाल। साध्वियों से यौन शोषण और पत्रकार मर्डर केस में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के विपक्षी दलों समेत अब डेरा प्रमुख को पैरोल दिए जाने को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने हरियाणा की मनोहर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर सीएम मनोहर लाल से 5 सवाल पूछे हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूछा है कि किस कोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल अर्जी मंजूर की है। दूसरा सवाल पूछते हुए स्वाति मालीवाल ने बताया कि सरकार के मंत्री का कहना है कि पैरोल आपकी सरकार के जेल विभाग का मुद्दा है, तो फिर क्या गृह मंत्री अनिल विज ने गलत जानकारी दी कि जिलाधिकारी ने पैरोल दी है। वहीं तीसरे सवाल में महिला आयोग के अध्यक्ष ने पूछा है कि पैरोल बहुत ही जरूरी मामले में दी जाती है, तो ऐसा क्या जरूरी मामला था कि डेरा प्रमुख को पैरोल दी गई है। अपने चौथे सवाल में स्वाति मालीवाल ने बाबा राम रहीम के सत्संग में नतमस्तक होने वाली सरकारी अधिकारियों एवं नेताओं को बर्खास्त करने की मांग की है। अपने आखिरी सवाल में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने हरियाणा सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार ने अपराधी बाबा को गुड प्रोडक्ट प्रिजनर माना है, जिसके चलते राम रहीम को उसकी इच्छा अनुसार पैरोल दी जा रही है। बता दें कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में आदमपुर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस, इनेलो सहित अन्य विपक्षी दलों ने बाबा राम रहीम की पैरोल को लेकर हरियाणा की गठबंधन सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि राजनीतिक लाभ उठाने के मकसद से डेरा प्रमुख को पैरोल दी गई है। 1 साल का कोर्स और नौकरी पक्की, ये 5 डिप्लोमा देते हैं 100% जॉब की गारंटी। सरकारी नौकरी हर किसी को दे पाना केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल का काम है। ऐसे में सरकारी नौकरी की बाट जो रहे युवाओं को प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए, ताकि समय रहते कम से कम किसी अच्छी जगह पर प्राइवेट नौकरी मिल सके। ऐसे में हम आपको यहाँ पर कुछ कोर्सों के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हासिल करना आसान हो जाएगा। नंबर 1 कोर्स की बात करें तो यह है डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा। आज के इस युग को डिजिटल युग की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी प्रोडक्ट की लोगों तक पहुंच करनी है तो उसकी मार्केटिंग डिजिटल तरीके से होने लगी है। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो किसी अच्छे मीडिया संस्थान से डिजिटल मार्केटिंग में पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी निपुणता हासिल कर ली तो किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से लाखों रुपए का पैकेज लेना आसान हो जाएगा। दूसरे कोर्स की बात करें तो यह है वीडियो एडिटिंग कोर्स। मीडिया इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच वीडियो एडिटिंग बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियो एडिटर की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है। वीडियो एडिटिंग के लिए आप 6 महीने का डिप्लोमा ले सकते हैं। अगर इस काम में आपकी अच्छी निपुणता हासिल कर ली तो आपको नौकरी हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 3 कोर्स की बात करें तो यह है पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा। अगर आप ग्रेजुएट हैं और पढ़ने लिखने में खासी दिलचस्पी रखते हैं तो आप पत्रकारिता में अपना कैरियर बना सकते हैं। हालांकि इस फील्ड में कैरियर बनाने वाले का दिमाग और औरों के मुकाबले ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। पत्रकारिता में आप पीजी डिप्लोमा किसी सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्थान से कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा करने के बाद आप आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। चौथे कोर्स की बात करें तो यह है पीआर में पीजी डिप्लोमा यानी पब्लिक रिलेशन। पीआर में रोजगार हासिल करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होनी चाहिए। आपके पास लोगों से तुरंत प्रभाव से कनेक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा लोगों से बातचीत करने, उन्हें समझने व समझाने में कितना सहज महसूस करते हैं, ये सब बातें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसके साथ ही आपको औरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव होना होगा ताकि आप किसी भी कंपनी या क्लाइंट के लिए पीआर का काम कर सकें, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। 5वीं और अंतिम कोर्स की बात करें तो यह है ग्राफिक्स डिजाइनिंग में पीजी डिप्लोमा। आज के इस डिजिटल युग में ग्राफिक्स डिजाइनर की मांग बहुत अधिक है, लेकिन इस कोर्स को करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपका दिमाग कितनी तेजी से काम करता है। आप आंकड़ों को कैसे एक साथ लाकर एक ग्राफिक्स बना देते हैं जो बड़ी आसानी से लोगों को समझ आ सके। ग्राफिक्स डिजाइनर की डिमांड आजकल मीडिया कंपनियों से लेकर एमएनसी कंपनियों तक है। इसलिए अगर आप क्रिएटिव हैं तो इस फील्ड में नौकरी हासिल कर मोटी सैलरी पा सकते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 4 गांवों की पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई हैं और 1012 महिलाएं पंच तथा 2 महिलाएं ब्लॉक समिति की सदस्य चुनी गई हैं। ग्रामीणों ने गांव की बहू बेटियों पर पूरा विश्वास जताया है। ऐसा कर उन्होंने गांव में एक मिसाल कायम की है। ग्रामीण जानते हैं कि बेटे किसी काम में पीछे नहीं है। अगर गाँव की चौधर उनके हाथों में होगी तो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। अब बहू बेटियों में नेतृत्व की क्षमता है, उनको पता है कि विकास कार्य कैसे करवाए जाते हैं। वहीं ऐसा करने से गाँव में भाईचारा भी बना रहेगा। बता दें कि जिले में 30 नवम्बर को जिला परिषद व पंचायत
समिति के चुनाव होंगे। वहीं 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले ही जिले में सिलारपुर, मेहता, खातौली, अहिर, पल और गुआना में सर्वसम्मति से पंचायत चुन ली गई है। सबसे पहले नारनौल खंड के गांव सिलारपुर मेहता में सुनीता पत्नी सुरेंद्र को सर्वसम्मति से सरपंच बनाया गया। जब यह समाचार अखबारों व डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित हुआ तो अन्य गाँव के लोग भी प्रेरित हुए और इसके बाद नांगल चौधरी खंड के गाँव खातौली में मनोज देवी, महेंद्रगढ़ खंड के गाँव पल में मंती देवी और सीमा खंड के गांव जाट गुआना में नीतू पत्नी विक्रम सिंह को सर्वसम्मति से सरपंच बनाया। खंड कनीना से ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 22 से प्रिया यादव और महेंद्रगढ़ खंड से वार्ड नंबर 8 से एक महिला निर्विरोध चुन ली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, हमारा मकसद पीओके को दोबारा हासिल करना है। पाकिस्तान को 2 टूक लोगों पर किए जुल्म का अंजाम भुगतना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि हमारा मकसद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को दोबारा से हासिल करना है। 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को सरकार लागू करवाना चाहती है, जिससे भारत से छीने गए गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे शेष हिस्सों को पाकिस्तान से हासिल किया जा सके। वहीं रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पीओके में निर्दोष भारतीयों पर जो अत्याचार हुआ कर रहा है उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने श्रीनगर में शौर्य दिवस समारोह के दौरान यह बात कही। मेटल और रियल्टी शेयरों में शानदार तेजी। सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 59,756 पर बंद हुआ। टाटा स्टील 3% चढ़ा तो वहीं ग्लैंड फार्मा 15% टूटा। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों से घरेलू बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 212.88 अंक बढ़कर 59,756.84 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 80.60 अंक की तेजी देखने को मिली है। ग्लैंड फार्मा के शेयरों में लगभग 15% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने में तेजी तो चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 50,779 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो ये 57,640 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 34 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 47 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।